देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। सुभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू वो सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। अभी उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान रामदत्त चक्रवर्ती जी का अधिक होने वाला है, करता हूँ अधिक का हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। बंधुवर सभी को नमस्कार। हम सब लोग इस लॉकडाउन में महाविद्यालयीन छात्रों के शिविर में भाग ले रहे हैं। यद्यपि हम सब अपने घरों में हैं, अपने स्थानों पर भी हैं, किंतु फिर भी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम इस शिविर के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह के समय में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सहस्त्र कार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी का मार्गदर्शन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ होगा। बंधुओं, इस लॉकडाउन में हम सब लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक सामाजिक दूरी बनाए रखकर स्वयं को स्वस्थ रखते हुए, स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए और भी अन्य बंधुओं को संक्रमण से बचाने में सहयोग करते हुए हम अपने कार्य में लगे होंगे। आज जो आप सब लोगों के सम्मुख मुझे विषय रखना है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य क्या है। बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन का कार्य उसके लक्ष्य के अनुरूप ही होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रार्थना जो हम करते हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य क्या है यह बताया गया है। उसमें अंत में कहा गया है, परम वै भवन नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम। हम अपने इस राष्ट्र को सर्वांगीण उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से
प्रश्न उठता है कि परम वैभव का लक्ष्य रखा है, तो परम वैभव यानी क्या? तो हम सब जानते हैं, अपने देश के एक सुप्रसिद्ध कवि हो गए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। वो कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार की भवभूतियों यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, विज्ञान की, व्यापार की, व्यवहार की। ऐसा ही अपना महान देश रहा है, वैसा देश बने, इस लक्ष्य को लेकर हम सब कार्य में लगे हुए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के अनुरूप भी उनका कार्य भी है। कभी कभी समाज के नए बंधुओं को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्य को समझना बड़ा कठिन होता है। बंधुओं, एक पुरानी कथा आप सब लोगों को बताना उचित रहेगा। एक गांव में, एक परिवार में एक खीर का कार्यक्रम था। दूध, मिश्री और चावल से मिलकर के जो पदार्थ बनता है खीर। खीर जब बना तो पड़ोस के लोगों को भी बांटना चाहिए, देना चाहिए, ऐसी उसकी कल्पना हुई। बाजू में एक परिवार रहता था, वह दृष्टिहीन था, सूरदास थे, उनको दृष्टि नहीं थी। उनके घर गए और जाकर के उनको कहा, सूरदास खीर खाओगे? उसने कहा, खीर कैसे होती है? सूरदास खीर नहीं जानते, खीर तो सफेद होती है। सूरदास ने पूछा, ये सफेद कैसे होती है? सामने वाले व्यक्ति ने कहा, सूरदास सफेद नहीं जानते, सफेद जो है वो बगुले के समान होता है। तो सूरदास ने फिर प्रश्न किया, बगुला कैसा होता है? क्योंकि उन्होंने तो खीर न देखा था, न जाना था, न खाया था। तो जो खीर लेकर गया था, उन्होंने कहा, हाथ का इशारा बना करके कहा, बगुले के समान टेढ़ा हाथ का इशारा किया और कहा, सूरदास देखो, हाथ को स्पर्श करो, खीर जो बगुला है वो इस प्रकार से होता है। सूरदास ने स्पर्श किया तो देखा, ये तो हाथ टेढ़ा है, इसका मतलब खीर टेढ़ा होता है। ना बाबा, ऐसी खीर तो मैं नहीं खाऊंगा। सूरदास को खीर समझाना है तो सबसे सरल तरीका क्या है? कटोरी में खीर लो, चम्मच लो, कहो सूरदास मुंह खोलो, एक चम्मच उसके मुंह में डालो, तो सूरदास कहेगा, भैया एक चम्मच क्या, पूरी कटोरी भर खीर दे दो। सूरदास को खीर समझाना है तो सबसे सरल तरीका क्या है? तो उसको खीर की अनुभूति कराओ, चखा करके। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी समझना है, उसके कार्य को समझना है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निकट आकर उसका अनुभव लेना पड़ेगा। बंधुओं, इतने बड़े राष्ट्र को यदि परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, सर्वांगीण उन्नति के शिखर पर ले जाना है, तो कोई 2-4 बड़े नेता अथवा 1-2 महापुरुषों के आधार पर यह देश बड़ा बनने वाला नहीं। कहा गया है, सम ग्रेट पीपुल कैन नॉट मेक द नेशन ग्रेट। 2-4 बड़े लोग मिलकर के देश को बड़ा नहीं बना सकते। तो ग्रेटनेस ऑफ कॉमन पीपुल ऑलवेज मेक द नेशन ग्रेट। सामान्य नागरिक अच्छा होना चाहिए। सामान्य नागरिक का स्तर जितना ऊंचा उठेगा, उतना ही देश खड़ा होगा, उतना ही देश बड़ा होगा। बंधुओं, 1982 में इस देश के अंदर एक खेल हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, उसका नाम एशियाड 82। दिल्ली में वो कार्यक्रम हुआ था, उसमें देश विदेश के खिलाड़ी और दर्शक भी थे। उस खेल को देखने के लिए एक अमेरिका की बहन आई हुई थी।
अमेरिकी बहन ने खेल का कार्यक्रम महीने भर चला, उसको देखने के पश्चात उसके मन में विचार हुआ कि भाई मेरी सहेली रहती है कलकत्ता में, क्यों न कलकत्ता जाकर मिलाऊं। खेल का कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात वो कलकत्ता चली आई। कलकत्ता जब गई तो वहां आसपास के लोग उसको देखने के लिए एकत्र हो गए। विदेशी युवती को जिसके घर में रुकी थी, उसने सोचा कि इतने लोग जब आ ही रहे हैं मिलने के लिए तो एक चाय पान का कार्यक्रम ही क्यों न रख लिया जाए। चाय पान का कार्यक्रम रखा गया। उस अमेरिकन युवती से कई बहनों ने, कई नागरिकों ने प्रश्न किया, आपका अमेरिका कैसा है। उन्होंने कहा हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। फिर अमेरिकन युवती को कहा गया कि आपको हमारा कलकत्ता कैसे लगा। उस युवती ने कहा कलकत्ता भी बहुत अच्छा है। जब और बहुत ही कुरेद करके पूछने की कोशिश की कि कलकत्ता के बारे में कुछ तो बताइए, तो अमेरिका की युवती ने कहा कलकत्ता शहर है तो बहुत अच्छा, लेकिन जगह जगह चौक चौराहों पर गंदगियों का अंबार है, कई जगह दुर्गंध है। तो कलकत्ता की एक बहन का उत्तर था, बहन जी आप जानती नहीं, कलकत्ता की आबादी 90 लाख है। तो अमेरिका की उस युवती ने तपाक से उत्तर दिया, कलकत्ता की इस गंदगी को दूर करने के लिए और कितने लाख लोग चाहिए। सवाल इस बात का है, लोग तो हैं, लेकिन लोग कैसे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य है वो इस देश की जनसंख्या को एसेट्स में बदलने का काम है। यदि इस देश की 135 करोड़ जनसंख्या यदि एसेट्स में बदल जाए, इस देश का सामान्य नागरिक अच्छा हो जाए, उपयोगी हो जाए, देश के लिए काम करने वाला बन जाए, तो देश को सर्वांगीण उन्नति के शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमने मनुष्य निर्माण कहा। बंधुओं, मनुष्य के निर्माण करने की बात सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती। अरे भाई, मनुष्य का जन्म तो लिया है, फिर मनुष्य कैसे और क्या बनाना है। ग्रीक नामक देश में एथेंस के बाजार में एक दार्शनिक था, उनका नाम था डायोजनेस। डायोजनेस भरी दोपहरी में एथेंस के बाजार में लाखों की भीड़ में एक लालटेन लेकर के निकलता है और पूछता है मुझे मनुष्य चाहिए। लोग कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, इतने लाखों लोग हैं, इतनी भीड़ है, फिर भी पूछ रहा है मनुष्य चाहिए, मनुष्य कहाँ मिलेगा। लोगों ने जब इस प्रकार का प्रश्न किया डायोजनेस नाम के दार्शनिक को, इतनी भीड़ है फिर भी आप मनुष्य खोज रहे हो, क्या बात है, ये मनुष्य नहीं है। तो डायोजनेस नाम के दार्शनिक ने कहा, गेट आउट, आई वांट ए मैन नॉट पिग्मीज। मुझे सही अर्थों में मनुष्य चाहिए, मुझे ऐसे बौने लोग नहीं चाहिए। अर्थात मनुष्य भी बनाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, आई वांट ए मैन विथ कैपिटल एम। मुझे भी मनुष्य चाहिए, कैपिटल एम वाले मनुष्य चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं, मुझे भी मनुष्य चाहिए। वे कहते हैं, करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता हूँ। यदि आदमी रास्ते से गिर गया है, उसको पशु कहना ये पशु का भी अपमान करना है, क्योंकि पशु भी प्रकृति के निसर्ग के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता है। जो रास्ते से गिर गया है वो प्रकृति के नियमों का भी उल्लंघन कर जाता है। मैथिली शरण जी कहते हैं, सही अर्थों में कोई मनुष्य है तो उसे तो मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ स्थान देने के लिए तैयार हूँ। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना, गिरा हुआ है उसको पशु कहना, ये पशु का भी अपमान करना है। अर्थात मनुष्य भी बनाना पड़ता है। और मनुष्य बनता कैसे है? तो मनुष्य बनता है संस्कारों से बनता है। केवल मनुष्य का जन्म लेने से मनुष्य नहीं बनता, केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही मनुष्य नहीं बनता। शिक्षा प्राप्त कर लेने से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन सकते हैं, किंतु शिक्षा प्राप्त करने से माइकल जैक्सन और कैसलवान भी बन सकते हैं। इसलिए संस्कार देना पड़ता है, तब मनुष्य बनता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है मैन मेकिंग। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मैन मेकिंग देन नेशन बिल्डिंग, अर्थात यदि राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करना है, तो मनुष्य को बनाना पड़ेगा, मनुष्य को गढ़ना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने लक्ष्य के अनुरूप अपना कार्य क्या रखा, तो मनुष्य का निर्माण, सामान्य मनुष्य का निर्माण। बंधुओं, इस देश के अंदर जितने भी चिंतक हो गए, जितने भी विचारक हो गए, सबका निष्कर्ष एक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे देश की दुर्गति क्यों हुई, क्योंकि हमने शक्ति की आराधना छोड़ दी, शक्ति की उपासना छोड़ दी। फिर वे कहते हैं शक्ति कहाँ है, तो क्या सरकार में है? नहीं। सेना में है? नहीं। पुलिस में है? नहीं। तो कहाँ है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं सामान्य नागरिकों के बीच में हो सकती है। लेकिन कैसे नागरिक? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं अपने आंखों पर स्वार्थ का पर्दा डालकर अपने देश को बड़ा बनाने का सपना लेकर चलने वाली ऐसी सामान्य जनता है, उसके अंदर वह शक्ति है। अपने देश को बड़ा बनाने का सपना लेकर चलने वाली जनता, ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे। वर्गीस कुरियन, जो अमूल के जनक, दुग्ध क्रांति जिन्होंने खड़ा किया, ऐसे वर्गीस कुरियन जी भी कहते हैं केवल सरकारी प्रयत्नों के आधार पर हम राष्ट्र को बड़ा बनाने का सोचेंगे तो वह पर्याप्त नहीं होगा। जब तक के समाज की शक्ति सरकारी प्रयत्नों के साथ मिलेगी नहीं, मिलकर के प्रयत्नशील नहीं होगी, तब तक के राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। सर मानवेंद्रनाथ राय कैपिटल ह्यूमनिज्म के निर्माता थे। ऐसे साम्यवादी चिंतक वो भी कहते हैं कि सामान्य नागरिकों के सद्गुणों का स्तर जब तक के नहीं बढ़ाएंगे, तब तक के देश बड़ा नहीं होगा, देश खड़ा नहीं होगा। और यही एकमेव रास्ता है, तो यही सबसे लघुतम मार्ग भी है। पूज्य महात्मा गांधी जी भी कहते थे स्वराज्य तो हमने प्राप्त किया, किंतु स्वराज्य टिकाऊ कब रहेगा? जब इस देश के लाखों लाख लोग अपने स्वयं के सरोकारों से ऊपर उठकर देश के सरोकारों के साथ अपने को जोड़ेंगे, तभी स्वराज्य टिकाऊ रहेगा। अपने सुभाष बाबू भी कहते थे चमत्कारी जन ऊर्जा को प्रवाहमान बनाकर उसको योग्य दिशा देने वाला कोई प्रभावी संगठन होना चाहिए जो निस्वार्थ वृत्ति वाला। देश के जितने भी आमूलाग्र चिंतक हो, चाहे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हो, अथवा सुभाष बाबू हो, महात्मा गांधी जी हो, अथवा वर्तमान के चिंतक हो, सबका निष्कर्ष एक है, यदि इस देश को बड़ा बनाना है तो सामान्य नागरिक को तैयार करना पड़ेगा, सामान्य नागरिक को एसेट्स के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा। बंधुओं, सामान्य नागरिक का निर्माण करना है तो उसको संस्कार देना पड़ेगा। तो संस्कार किन बातों का देना पड़ेगा? तो पहली बात तो अपने को देश प्रथम है, राष्ट्रभक्ति का संस्कार, देशभक्ति का संस्कार हमको देना पड़ेगा। जिस देश का इतिहास हम पढ़ते हैं, इजराइल का, जापान का, वो देश संकटों में, चुनौतियों में, विपरीत परिस्थितियों में क्यों खड़ा हो गया, क्यों दुनिया के मानचित्र पर उभर करके सामने आया? तो इतिहास बताता है कि उन देशों ने अपने देश के सामान्य नागरिक को देश में। जापान के बारे में उदाहरण आता है कि स्वामी रामतीर्थ जापान के टोक्यो नामक राजधानी पर ट्रेन से गए। उनको उपवास था, फलाहार करना था, उपवास तोड़ना था, तो प्लेटफॉर्म पर बाहर गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो कहीं फल नहीं मिला। उनके मुंह से अनायास निकल गया कि जापान कैसा देश है जिसकी राजधानी में भी, टोक्यो में फल उपलब्ध नहीं होता। एक जापान का विद्यार्थी उसको सुन रहा था, उसको सहन नहीं हुआ। वो प्लेटफॉर्म से बाहर गया फलों की दुकान पर और 8-10 फल ला करके टोकरी में स्वामी जी को भेंट किया। स्वामी जी ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे फलों की आवश्यकता थी किंतु प्लेटफॉर्म पर फल उपलब्ध नहीं था, इसका क्या मूल्य दूं? तो जापानी विद्यार्थी कहता है, स्वामी जी
आपको इसका मूल्य देना ही है, तो आप अपने देश में जाकर कभी मत कहना कि जापान कैसा देश है जिसके प्लेटफॉर्म पर फल नहीं मिलता। यही इसका मूल्य है। एक जापान का विद्यार्थी, जापान का बालक अपने देश के बारे में किस प्रकार का भाव रखता है, यह राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, इस प्रकार का भाव इस देश के सामान्य नागरिकों के अंदर आना चाहिए। बंधुओं, हम सबको पता ही है अपना देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला कर दिया। अपने देश की सीमा पर एक कस्बा था, उसका नाम था कोटली। उस कोटली शहर की आबादी 7000 के आसपास रही होगी। एक बीच में नदी, उसके उस पार पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान की सीमा पर भी पाकिस्तानी सैनिक और कबायलियों का वहां पर डेरा था। इधर भारत की सीमा पर भारतीय जवानों का, भारत की सेनाओं का छोटा सा टुकड़ी वहां पर भी क्रियाशील था, सक्रिय था। कभी कभी गोला बारूद आता था पाकिस्तान की ओर से, तो उसका जवाब देते थे भारतीय सैनिक। थोड़ी देर में हमारे देश की सेना के पास में सामग्री खत्म हो गया। सेना के कमांडर ने वायरलेस से सूचना दी, एक हेलीकॉप्टर से सेना के द्वारा जो हेलीकॉप्टर था उसमें माध्यम से सैन्य सामग्री गिराई गई, लेकिन दुर्भाग्य से वो पाकिस्तान की सीमा पर गिर गया। सेना का कमांडर चिंतित हो गया। उनको लगा कि भाई जब तक के सैन्य सामग्री नहीं आएगी तब तक के हम इस सीमा की सुरक्षा कैसे कर सकेंगे, हम इस नगर की सुरक्षा कैसे कर सकेंगे। और मेरे पास तो सैनिकों की टुकड़ी बहुत छोटी सी है, यदि इसको भेजता हूं तो सैनिकों को बलिदान भी देना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों की सहायता लेनी चाहिए। सेना का कमांडर सीधे संघ के कार्यालय में जाता है। वहां उस समय नगर कार्यवाह थे श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे। पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हुए संघ के लिए पर्याप्त समय देते थे। चंद्र प्रकाश जी से कहा सेना के कमांडर ने, चंद्र प्रकाश जी इस समय एक गंभीर संकट है। सैन्य सामग्री आकर के तो गिराई गई, किंतु वह पाकिस्तान की सीमा पर गिर गया है। जब तक कि वो सैन्य सामग्री यहाँ वापस हमारे पास में नहीं आएगी तब तक की सीमा की सुरक्षा करना बड़ा कठिन है। इसलिए नागरिकों की सहायता चाहिए इसके लिए। और मुझे लगता है इस समय आप ही इस काम में सहयोगी बन सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, आपको कितने कार्यकर्ता चाहिए? सेना के कमांडर ने कहा, कम से कम 8 तो चाहिए। एक एक पेटी, एक एक कार्यकर्ता उठा करके लाएंगे तो 8 पेटी आ सकता है। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, चिंता मत करो, एक तो मैं हूं, 7 को अभी लेकर के आता हूं, आप चलिए सेना की चौकी पर। सेना का कमांडर ऊपर नीचे देखने लगा, ऐसे बोल रहा है जैसे 8 कार्यकर्ता इनके जेब में हो। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, चिंता मत करिए, चलिए आप शीघ्राति शीघ्र, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ। चंद्र प्रकाश जी नगर में गए। कोटली के अंदर एक छोटा सा भाषण युवकों के बीच में दिया, आकस्मिक आह्वान करके। इस समय देश संकट में है, बलिदान देने वाले युवकों की आवश्यकता है, जो बलिदान दे सकते हैं ऐसे सब लोग सामने आ जाओ। एक 40-50 नौजवान सब के सब सामने आ गए। चंद्र प्रकाश जी के सामने प्रश्न खड़ा हो गया, मुझे तो 7 लोगों को लेकर के जाना है और यहाँ तो 40-50 आ गए। हर एक से बातचीत करके उनको वापस किया। 7 वे और स्वयं को मिलाकर 8 ऐसे जाने लगे। इतने में वेद प्रकाश नाम का एक स्वयं से को भी आ गया। उन्हें हाथ पकड़कर कहा, चंद्र प्रकाश जी मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी मातृभूमि को अपना बलिदान देना चाहता हूँ। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, 8 लोग जाने थे, 8 पूरे हो गए, आप रुको यहीं पर, आप नगर की सुरक्षा में लगो। उन्होंने कहा, ठीक है, आप आज्ञा देते हो तो मैं रुकता हूँ, लेकिन आज रात्रि का भोजन मैं आप सबके साथ करूंगा और यदि आप लोग नहीं आए सुरक्षित तो मैं भी अपने आप को मातृभूमि को समर्पित कर दूंगा। वेद प्रकाश घर आ जाता है। घर में आकर भोजन तैयार करवाता है माता जी से और वो टिफिन लेकर के कार्यालय में पहुंच जाता है। इधर चंद्र प्रकाश जी 7 लोगों को लेकर सेना की चौकी पर पहुंचते हैं। सेना का कमांडर नक्शा, कुछ आवश्यक सामान देकर उसको कहते हैं, देखो बहुत जोखिम भरा काम है, घुटने के बल चलना पड़ेगा, पेट के बल चलना पड़ेगा, बीच में एक छोटी सी नदी भी उसको भी पार करना है, सुरक्षित लाना है वो सैन्य सामग्री। उसी के आधार पर सीमा की सुरक्षा और नगर की सुरक्षा संभव हो पाएगी। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, आप चिंता न करें। नक्शा आदि लेकर के वे गए, घुटने के बल, पेट के बल चलते हुए छुपते छुपाते, और जो नक्शा बनाया था वहां पर जाकर वो पेटियां रखी हुई थी, उन पेटियों को पीठ पर बांधा रस्सी से। वे 8 कार्यकर्ता वहां से निकल पड़े। पाकिस्तानी कबायली ऊपर से देख ही रहे थे
उन्होंने देखा कि नदी पार कर रहे हैं, पीठ पर कुछ लदा हुआ है, तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है, गोलीबारी शुरू हो जाती है। नदी मुश्किल से पार किया होगा कि चंद्र प्रकाश शहीद हो जाता है गोली लगने के कारण। ये कार्यकर्ता उनके पीठ पर लदी हुई पेटी निकालते हैं और सुरक्षित सेना की चौकी तक पहुंचा आते हैं। फिर ध्यान में आता है, अरे भाई हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हुआ है चंद्र प्रकाश जी, उनको वापस लेकर आना है। फिर सातों के सातों कार्यकर्ता आते हैं, चंद्र प्रकाश जी को पीठ पर लाद कर ले जाते हैं। फिर एक गोली आती है, एक दूसरा शहीद हो जाता है, उसको उठाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक तीसरी गोली आता है, एक तीसरा कार्यकर्ता शहीद हो जाता है, फिर उसको उठाते हैं। एक चौथी गोली, एक चौथा कार्यकर्ता शहीद हो जाता है। इस प्रकार एक एक कार्यकर्ताओं की पीठ पर एक एक कार्यकर्ता जैसे ही नगर में पहुंचे, जिन्होंने भी सुना ये समाचार, सब ने अपने काम धंधे दरवाजे बंद करके सब उसके दर्शनों को उमड़ आए। वेद प्रकाश को भी समाचार मिला कि आज अब रात्रि का भोजन मैं इन सब के साथ नहीं कर पाऊंगा। वेद प्रकाश जी ने भी रिवॉल्वर उठाया, धाएं धाएं गोली चला ली स्वयं पर। गोलियों की आवाज सुनकर कार्यकर्ता दौड़े, आसपास के लोग दौड़े। तो वेद प्रकाश के मुंह से भी आखिरी शब्द था, मैं भी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने के लिए तत्पर हूं, मुझे कौन रोक सकता है। ये घटना नहीं है, ऐसे कितने ही घटनाएं अपने देश में। राष्ट्र प्रथम है, देश सर्वोपरि है, इस बात को अपने जीवन में उतार करके दिखाएं। जम्मू कश्मीर आज जो कुछ भी बचा है, वो जम्मू कश्मीर में भारत की जवान, भारत की सेना जब जहाज से उतरने वाली थी तो वहां पर उतरने की स्थिति नहीं थी। वहां श्रीनगर के अंदर जो विमानतल है वो बर्फ की सिल्लियों से अटा पड़ा था। जम्मू कश्मीर की रक्षा करनी है तो भारतीय जहाज को उतरना बहुत आवश्यक। 500 से अधिक स्वयंसेवक 48 घंटे काम करके वहां श्रीनगर और वहां के जो विमान पट्टी है उसको ठीक किया, तब जाकर के सेना का जहाज उतर सका। आज जम्मू कश्मीर का जो भी हिस्सा बचा है उसको बचाने में, सुरक्षित रखने में संघ के स्वयंसेवकों का बंधुओं, दादरा नगर हवेली आजाद नहीं था। दादरा नगर हवेली में विदेशी झंडा फहरता था। 1954 के अंदर विनायक राव आप्टे पूना के महानगर संघ चालक के नेतृत्व में 100 से अधिक स्वयंसेवक दादरा नगर हवेली को घेर लिए, तब जाकर के 1954 में आजाद हुआ। गोवा 1955 में आजाद हुआ। उज्जैन के राजा भाव महाकाल, सागर की सहात्रा देवी तिरंगा को लिए बलिदान हो गए, तब जाकर के गोवा मुक्त हुआ 1955 में। ऐसे देश के लिए, देश को प्रथम मानकर जीवन जीने वाले ऐसे अनेक लोग तैयार हुए। वास्तव में आज देश को खड़ा करना है, देश को बड़ा करना है, तो मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया में इस देश के सामान्य नागरिकों के अंदर देशभक्ति का भाव आना ये प्रथम बात है, पहली बात है। बंधुओं, इस देश में हमेशा अपने देश के अंदर जो छिपे हुए राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उसी से नुकसान उठाना पड़ा है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को हारना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम जब हमला किया अपने महाराजा दाहिर सेन के ऊपर, तो दाहिर सेन का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि दाहिर सेन का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम से जाकर मिल गया, विश्वासघात किया। पृथ्वीराज चौहान जब लड़ रहे थे तो उस समय जयचंद मोहम्मद गोरी से जाकर के मिल गया। महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, उस समय मानसिंह अकबर से जाकर के मिल गया। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए सब प्रकार से लड़ाई लड़ रहे थे, तो मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब का सिपह सालार बनकर के लड़ाई लड़ रहा था। वास्तव में इस देश के अंदर ऐसे राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उसके कारण देश को भारी क्षति उठानी पड़ी है। आज भी इस देश के अंदर छिपे हुए जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो दुनिया के अंदर कई प्रकार से गलत प्रकार के विचार करते रहते हैं, राष्ट्र की अवमानना करते रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव खड़ा होना आवश्यक है। तो मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले इस देश के सामान्य नागरिकों के अंदर देशभक्ति का भाव होना चाहिए। दूसरी बात है, इस देश के अंदर मनुष्य बनाना है तो प्रामाणिकता का भाव होना चाहिए, ईमानदारी का भाव होना चाहिए। वास्तव में हमारे देश में प्रामाणिकता का स्तर जितना सामान्य नागरिकों के अंदर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही देश बड़ा बनेगा। बंधुओं, हम सबको पता होगा, भोपाल में कुछ वर्ष पूर्व अपने
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित आए हुए थे। उनके पास 10 लाख रुपए का एक थैला रेलगाड़ी में छूट गया था। घर वापस आ गया भोपाल में। उनको बाद में पता चला कि मेरा बैग तो छूट गया है। इतने में जो रेल के अंदर जो कोच अटेंडेंट जो सब प्रकार से गद्दा बिस्तर वगैरह लगाता है, वो कोच अटेंडेंट को बैग मिल गया। बैग में देखा 10 लाख रुपए हैं। ये कोच अटेंडेंट चाहता तो उसको रुपये को रख सकता था, लेकिन वो स्टेशन मास्टर के पास में आकर के वो जमा करता है। स्टेशन मास्टर के पास आकर के जब शीला दीक्षित का बेटा पूछता है कि कोई बैग मिला है क्या, तो उन्होंने कहा बैग तो मिला है, देखिए वो बैग आप ही का तो नहीं है। उन्होंने देखा तो बैग उन्हीं का था। कौन लाया? तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि कोच अटेंडेंट तो बहुत सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसको 10 लाख रुपए का ये प्रलोभन दिखा नहीं सका। तो इस देश के अंदर अनेकों ऐसे लोग हैं। प्रमोद खानापुरकर जी अपने संघ के कार्यकर्ता, धूले में सिंचाई विभाग में इंजीनियरिंग का काम करते, अपने बहुत बड़े अधिकारी, जीवन में कभी किसी प्रकार से अप्रामाणिक व्यवहार नहीं किया। ऐसे प्रामाणिक उनका जीवन। जब सेवानिवृत्ति का काल आया तो एक कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा प्रमोद जी रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद आपकी क्या योजना है? उन्होंने कहा अभी तक दूर दूर नौकरी करता रहा हूँ, अब अपने गांव जाकर के सिंचाई विभाग के लिए कुछ काम करूंगा, सिंचाई के लिए, जल संधारण के लिए कुछ काम करूंगा। कांग्रेस के विधायक धुलाई के उन्होंने कहा क्यों प्रमोद जी, आप इसको भी तो अपना क्षेत्र मान सकते हैं, यहाँ भी तो अपना काम कर सकते हैं, मैं आपको मानधन दूंगा। प्रमोद खानापुरकर ने कहा कि आपका क्षेत्र भी मेरा ही क्षेत्र है, मेरे लिए तो पूरा देश है, लेकिन मैं काम करूंगा। मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ। यदि काम करूंगा, आपको लोग कहेंगे देखो ये आरएसएस वाले जो हैं वो कांग्रेस के विधायक के साथ रखकर काम कर रहे हैं, तो आपको खराब नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है, मुझे पेंशन की राशि मिलेगी, इसलिए और कोई अन्य प्रकार के मानधन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके किसी प्रकार से मानधन का अपेक्षा रखने वाला नहीं हूँ। तीसरी एक बात है, मैं किसी प्रकार से काम करूँगा और सरकारी दफ्तरों में जा कर के यदि किसी काम को कराने के लिए आर्थिक सहायता आदि देना पड़ा, घूस देना पड़ा, तो ये काम मेरे से नहीं हो सकेगा। ऐसी ये 2-3 बातें यदि सत्य के रूप में आप स्वीकार करते हैं, तो मैं इधर भी अपने कार्य क्षेत्र के तौर पर काम करने के तत्पर हूँ। ऐसे प्रामाणिक लोग चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनुष्य निर्माण के तहत ऐसे प्रामाणिक लोग, जीवन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध जीवन वाले लोग खड़े करना, इसके बारे में प्रयास किया है। आज देश में लाखों कार्यकर्ता ऐसे खड़े। बंधुओं, आज देश में एक प्रकार से प्रामाणिक ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में, जब इस देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि वे गैस की सब्सिडी छोड़िए गरीबों के लिए, 1 करोड़ से अधिक लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। अभी तो ये जो जनधन खाता है उसमें पहले कहा जाता था कि 1 रुपये केंद्र से भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे पहुंचता है। अभी तो जनधन खाता के माध्यम से 1 रुपये किसी को यदि सब्सिडी दी जाती तो 1 रुपये का 1 रुपये पूरा पहुंचता है। वास्तव में ऐसे सामान्य नागरिक के अंदर प्रामाणिकता का भाव, प्रामाणिकता का विचार आना चाहिए। हम देश के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, प्रामाणिकता से करेंगे, यह भाव आना चाहिए। फिर हमारे देश के सामान्य नागरिकों के अंदर निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का भाव आना चाहिए। हम किसी प्राप्ति की लालसा से सेवा नहीं करेंगे, ये समाज अपना है, इस प्रकार की संवेदना का भाव रखते हुए सामान्य लोगों के प्रति सेवा भाव इस देश के नागरिकों के अंदर होना चाहिए। बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य सामान्य नागरिकों के अंदर संवेदना जगा करके ये सेवा भाव को खड़ा करने का प्रयत्न भी है। हम सब जानते हैं, जैसा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयं की प्रेरणा से समाज के लिए सेवा करने वाले लोगों का संगठन। चाहे उत्तरकाशी में कहीं तूफान आया हो, गुजरात में भूकंप आया हो, या कहीं बाढ़ की विभीषिका हो, बिहार में भी बाढ़ आया, पहले अकाल आया, ऐसे हरेक समय संघ के स्वयंसेवक सेवा भावना से, निस्वार्थ वृत्ति से
समाज के काम करने के लिए अग्रसर हुए। बंधुओं, अभी इस कोरोना के कालखंड में भी इस देश के अंदर 4 लाख स्वयंसेवक अपनी सेवा के काम में लगे हैं। 1 करोड़ से अधिक लोगों तक अपनी सहायता पहुंचा रहे हैं और तो और कई प्रकार के जोखिम भरे काम भी कर रहे हैं। ठाणे और पूना में तो अपने स्वयंसेवक चिकित्सकों के साथ मिलकर कोविड-19 के स्क्रीनिंग के काम में भी लगे हुए हैं। कभी भी उनको पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी वे काम में लगे हुए हैं। ऐसे देश भर के अंदर सेवा भाव से युक्त होकर काम करने वाले नागरिक चाहिए, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले चाहिए। हरियाणा की एक घटना का उल्लेख करना उचित होगा। हरियाणा के अंदर एक मंडी डबवाली करके स्थान, वहाँ बहुत बड़ा विद्यालय, एक पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में वार्षिक उत्सव हो रहा था, स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा था। हजारों लोग थे, सब वहाँ के विद्यार्थियों के माध्यम से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन था। उसको देखने के लिए, सुनने के लिए 5000 से अधिक नागरिक अभिभावक एकत्र थे। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, उद्योगपति भी शामिल थे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम चल ही रहा था, शाम का समय था। ऐसे ही कहीं पर एक किनारे शॉर्ट सर्किट के कारण आग की चिंगारी शुरू हो गई। जैसे ही चिंगारी शुरू हुई, एकदम हड़कंप मच गया। जो पुलिस अधिकारी बड़े बैठे हुए थे, एसपी महोदय, जिनको सुरक्षा देखनी चाहिए, उन्होंने कहा पहले मुझे सुरक्षित बाहर निकालो। एक जिस गति से आग फैल रहा था, पूरे उस पंडाल के अंदर भगदड़ सी स्थिति हो गई। कोई किसी के ऊपर गिर रहा है, कोई किसी के ऊपर पड़ रहा है, किसी को सुध नहीं। जिस प्रकार पंडाल में आग फैल रहा था, उसका समाचार उस मंडी डबवाली शहर के अंदर भी फैल रहा था। जैसे अशोक वडेरा नामक एक कार्यकर्ता, नगर के कार्यवाह, उनको समाचार मिला, वो तुरंत आओ देखा न ताओ, कंबल ढका और 2-4 अन्य स्वयंसेवकों को जानकारी देते हुए उस पब्लिक विद्यालय, पब्लिक स्कूल के पास पहुंच गया। लोगों को सब प्रकार से बाहर निकालने के काम में जुट गया। बाकी लोग तो भाग रहे थे अपनी जान बचाकर, किंतु अशोक वडेरा उस संकट में भी लोगों को बाहर निकालने की सेवा के काम में लगे थे। निकालते निकालते सांस फूल गई, दम फूल गया। बाद में बाहर निकल करके थोड़ी शुद्ध हवा लेने की कोशिश की। इतने में बच्चे के रोने की आवाज आई। वो समझ गए कि बच्चा कोई फंसा हुआ है। फिर से अंदर गए और निकालते निकालते आग में स्वयं को समर्पित कर डाले। बाद में जब लोग अपने अपने परिजनों को ढूंढने के लिए आए, तो अशोक वडेरा की पत्नी भी टार्च लेकर के, क्योंकि शाम हो चुका था, उसको देखने के लिए आई। देखते देखते एक एक स्थान पर जाती थी, हाथ उठा करके देखती थी और रख देती थी शवों को। एक स्थान पर जा करके हाथ उठा करके देखती हैं और कहती हैं, ये मेरे पति का शव है। लोग बात कहते हैं, अरे भाई यहाँ तो किसी को पहचान पाना मुश्किल है, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पति का शव है? अशोक वडेरा की पत्नी कहती हैं, 4 महीने पूर्व ही मेरा विवाह हुआ है। मैंने अपने पति को हाथों में, उंगलियों में जो छल्ला धारण कराया है, वो उनके हाथों में विद्यमान है। उसी के आधार पर मैं पहचान पा रही हूँ ये मेरे पति का शव है। बाद में अशोक वडेरा को वीरता के सम्मान से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया। मरणोपरांत ये अलग विषय है, किंतु सेवा करना है तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना। बाढ़ में लोगों को बचाते बचाते केरल में स्वयंसेवक डूब गए, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। ऐसे स्वयं की प्रेरणा से समाज को अपना मानकर सेवा करने वाले लोग ऐसे खड़े करना, ऐसे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए तत्पर लोग खड़ा करना, यह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। बंधुओं, एक और काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जाति पाति छोटे बड़े का भेद वह दूर होना चाहिए, छुआछूत दूर होना चाहिए। समाज के अंदर एक रस्ता का भाव खड़ा होना चाहिए। इस सामाजिक विषमता ने अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अपने घरों से प्रारंभ करके छुआछूत का भाव दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अपने छत्तीसगढ़ प्रांत में मैं बहुत वर्षों तक रहा। एक सेवक राम कुलदीप जिला के कार्यवाह, उनका स्वयं का विवाह था। समाज एक तथाकथित अस्पृश्य समाज से बिलोंग करते थे, तथाकथित अस्पृश्य समाज के कार्यकर्ता थे। बाहर जाते थे तो सब जगह सम्मान, किंतु जिस गांव के वे कार्यकर्ता थे, गांव के लोग थोड़ा उनसे दूरी बनाकर व्यवहार करते थे। सेवक राम कुलदीप ने कहा, भैया मेरी ही विवाह है, मेरा ही शादी होने वाला है, क्या करूं, गांव में कैसे निभेगा?
वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा आप चिंता मत करो, क्या क्या काम है बताओ। काशी प्रसाद जी तिवारी जो वहां के संघ चालक, उन्होंने अतिथियों के स्वागत का काम लिया। रतन सिंह ठाकुर ने भोजन विभाग संभाल लिया। कोमल सिंह जी विभाग कार्यवाह, उन्होंने और भी कुछ काम संभाल लिए। ऐसे जब बड़े बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता सब काम, घर का काम संभाल ले, विवाह का काम, तो गांव के लोगों को लगा अरे काशी प्रसाद जी तिवारी, रतन सिंह जी ठाकुर, ऐसे बड़े बड़े लोग इनके घर में आ सकते हैं, इनके घर में उनके अतिथियों के जूठे बर्तन उठा सकते हैं, तो हम लोगों को क्या आपत्ति है, हम लोगों को भी जाना चाहिए। सामाजिक समरसता के भाव को अपने उदाहरण से सिद्ध करने का काम स्वयं सेवकों ने किया। सारे देश भर के अंदर हजारों ऐसे उदाहरण हैं। संघ की शाखा में इस प्रकार छुआछूत नहीं, छोटे बड़े का भेद नहीं रखना, इस प्रकार समरसता का भाव खड़ा करने का काम संघ के स्वयं सेवक करते हैं। संघ का यह भी एक काम है। बंधुओं, एक और भी महत्वपूर्ण काम है अखिल भारतीय दृष्टि। सामान्य नागरिकों के अंदर सारा भारत मेरा अपना है, इस प्रकार का भाव आने की आवश्यकता है। जब उत्तरकाशी में बाढ़ की विभीषिका थी तो बिहार का छोटा सा स्वयंसेवक सहायता के लिए समाज के बीच में जाता है, लोगों से कहता है उत्तरकाशी में बाढ़ आई है, बाढ़ की विभीषिका है, सहायता करिए। लोग पूछते हैं उत्तरकाशी गए हो? नहीं गए हैं। तो फिर तो उत्तरकाशी भी हमारे देश का हिस्सा है। गुजरात में भूकंप आया, स्वयंसेवक सहायता के लिए निकले, तो गुजरात तो गए नहीं, गुजरात देखा नहीं, किंतु फिर गुजरात अपना है। इस प्रकार चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, कहीं पर भी देश में विभीषिका आती है, कहीं पर भी देश में चुनौती आती है, सारा देश एक साथ खड़ा होता है। वास्तव में संकट के समय तो देश एक होता है, संकट के समय तो देश सब प्रकार से मिलजुल कर प्रयत्न करता है, किंतु यह काम हर समय होना चाहिए। सारा देश, उसका सामान्य नागरिक हर समय इसी भाव से भावित होकर के काम करने में लगना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया में ये सब सारी बातें समाहित हैं। एक सामान्य मनुष्य प्रखर देशभक्ति के भाव से युक्त हो, उसके जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, नेशन फर्स्ट हो। दूसरा, उसका जीवन प्रामाणिक हो, जीवन शुद्ध होना चाहिए। तीसरा, उसके जीवन में निस्वार्थ भाव से समाज के बारे में सेवा करने का भाव हो, संवेदना का भाव हो कि समाज मेरा अपना है, इसके लिए मुझे काम करना है। और एक छुआछूत का भाव समाप्त होना चाहिए समाज के अंदर। अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ऐसे छुआछूत दूर करने के लिए अपने स्वयं को लगना चाहिए और अखिल भारतीय दृष्टि से युक्त होना चाहिए। ऐसे गुणों से युक्त सामान्य नागरिक जब खड़े होंगे और ऐसे गुणों से युक्त सामान्य नागरिक संगठित होकर खड़े होंगे, एक सूत्र में जुड़ करके खड़े होंगे, तब जाकर के देश का चित्र बदलेगा। वास्तव में आज सारी दुनिया भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है। सारी दुनिया भारत को देख रही है। अभी कोरोना के इस विपरीत परिस्थिति में, वैश्विक महामारी की अवस्था में भी भारत एक आशा का दीप बनकर खड़ा हुआ है। 50 से अधिक देशों को सहायता करने वाला ये भारत है। कई प्रकार की सहायता करने में लगा हुआ है। विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत उनको सुरक्षित लाने के काम में लगा हुआ है। अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित पहुंचाने के काम में लगा है। ऐसे यह भारत की भूमिका है। इसलिए भारत सब दुनिया के अंदर एक आशा जगाने वाला देश बन गया। वो ऐसे आशा भरी दृष्टि से सारी दुनिया देख रही है। उस भारत को सबल राष्ट्र बनाना है, सबल राष्ट्र खड़ा करना है, विश्व गुरु के तौर पर खड़ा करना है, तो सामान्य नागरिक ही उसका आधार है। ये सामान्य नागरिक एसेट्स बन जाए, सामान्य नागरिक सही अर्थों में मनुष्य बन जाए, देशभक्ति का भाव, निस्वार्थ वृत्ति का भाव, प्रामाणिकता का जीवन और छोटे बड़े का भेद न रखते हुए सारा देश अपना एक है, इस प्रकार के गुणों से युक्त होकर नागरिक खड़ा होगा तो देश को खड़ा होने में समय लगेगा। और यह करना है तो एक दिन दो दिन से नहीं होगा, लगातार संस्कार देने पड़ेंगे। इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी कार्य पद्धति के नाते रोज की शाखा का अवलंबन किया है। बंधुओं, ये शाखा रोज 1 घंटे की होती है। उस शाखा में शरीर स्वस्थ हो इसलिए शारीरिक कार्यक्रम, मन अच्छा हो इसलिए बौद्धिक कार्यक्रम,
और भारत माता की प्रार्थना। इस प्रकार से 1 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवक इन गुणों को संपादित करता है। ऐसे अपने जीवन का उदाहरण रखते हुए समाज जीवन के अंदर प्रेरणा का केंद्र बनता है। सारा समाज के अंदर इस प्रकार का एक अच्छा सकारात्मक वायुमंडल बनता है। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई जूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में प्रलय, दूसरे में सृजन लिए चलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्र भक्ति का ज्वार रुकता है जिस जिसकी हिम्मत हो। वास्तव में राष्ट्र भक्ति का ज्वार जगाना बहुत आवश्यक है। अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात को कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जब डॉक्टर एपीजे कलाम राष्ट्रपति बने तो बहुत से पत्रकार उनको मिलने के लिए गए। पत्रकारों ने प्रश्न पूछने की कोशिश की। डॉक्टर कलाम ने कहा, मैं आपके किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। पत्रकारों ने बहुत आग्रह किया तो डॉक्टर कलाम ने कहा, एक ही शर्त है, आपको जितने प्रश्न पूछना है सब एक साथ पूछ लीजिए, फिर आपके सब प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। पत्रकारों को लगा कि चलो किसी न किसी बहाने डॉक्टर एपीजे कलाम अब जो कुछ न कुछ बोलेंगे, इसलिए प्रश्न पूछना शुरू किया। प्रश्न बहुत सारे थे। आतंकवाद की चुनौती थी, बायोलॉजिकल वेपन्स था, परमाणु युद्ध का खतरा था, आतंकवाद के साथ साथ पर्यावरण का खतरा, जल संधारण की बात, कई सारी बातें थी। डॉक्टर कलाम ने कहा, आपके सब प्रश्न पूरे हो गए? पत्रकारों ने कहा हाँ। डॉक्टर कलाम ने इस देश के पूर्व राष्ट्रपति हो गए। उन्होंने एक बहुत महत्व का वाक्य कहा। उन्होंने कहा, आपके सब प्रश्नों का उत्तर मैं एक वाक्य में देता हूं। उन्होंने वाक्य कहा, यू प्लीज स्पिरिचुअलाइज द रिलीजन एंड नेशनलाइज द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इस देश के सारे पंथों को आध्यात्मिक अधिष्ठान पर खड़ा करिए और इस देश के सामान्य नागरिकों को प्रखर देशभक्ति के भाव से भर दीजिए। उसके जीवन के अंदर देश आना चाहिए। दुनिया के राष्ट्रपति भी कहें, हमारे जीवन के अंदर राष्ट्र स्वरूप ही आना चाहिए। राष्ट्र के साथ हम किसी भी प्रकार से धोखा नहीं करेंगे। इस प्रकार का प्रचंड देशभक्ति का भाव, प्रखर देशभक्ति का भाव हर नागरिक के अंदर खड़ा होगा। मैं समझता हूँ कि भारत को खड़ा होने से, भारत को बड़ा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आइए हम सब जितने भी कॉलेज विद्यार्थी, तरुण कार्यकर्ता हैं, सब के अंदर इस भारत भक्ति का भाव, प्रखर राष्ट्र भक्ति का भाव जगाने में हम सब लोग कटिबद्ध होकर के जुड़ जाएं और संघ के कार्य को भी बढ़ाने में हम सब संलग्न हो जाएं। निकट से आकर के देखें, निकट से आकर के समझें, तब जाकर के संघ को और अधिक हम गहराई से समझ सकेंगे और उसके कार्य को करने वाला हम योग्य कार्यकर्ता बन सकेंगे। इस शिविर में से योग्य कार्यकर्ता की उपलब्धि हो, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। इसलिए आप सब बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देते हुए पुनः अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हुए समाज का स्वास्थ्य भी ठीक रखने में सहायक बनने की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।